मुझे रश्मि ऑक्सफोर्ड की ये जर्नी के बारे में बताइए। बच्चों में क्या है, जिद होती है ना कि मैं ये बन जाऊंगी, वो बन जाऊंगी, यहाँ से पढ़ूंगी। तो मैंने पापा को बोला था कि नहीं मैं तो ऑक्सफोर्ड से पढ़ूंगी, पापा आप देख लेना। छोटे शहरों में जो है तारे बहुत साफ दिखते हैं, ये मैं बहुत ऑफन कोट करती हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि हर बड़ी जो कहानी है वो छोटे शहरों से शुरू होती है। ऑक्सफोर्ड की जो एक डार्क रियलिटी ये भी है कि इट इज़ मेड फ्रॉम द ब्लड मनी ऑफ कॉलोनाइजेशन। आपको पता था आप ये चुनाव जीत जाएंगे? मुझे तो ये पता था या तो गो होम और गो हाई और गो होम। कभी लगा नहीं कि मैं सॉरी बोल दूँ? छल कपट का दुनिया है वहाँ पे, सीधे साधे लोगों को कुछ होता नहीं है। आफ्टर रेजिग्नेशन आई फॉट बैक, आई स्पोक टू मीडिया। जब तक शेर अपनी कहानी लिखना खुद नहीं सीखेगा तब तक हर कहानी शिकारी को ही बेहतर बताएगा। बट डू यू थिंक कि आपको जस्टिस मिला? मुझे इतना पता है कि मेरा जो कर्म है वो मुझे प्रोटेक्ट करेगा। ये पेट्रियार्कल माइंडसेट विदेश में बहुत होता था। ये जो पेट्रियार्की है ये इम्पोर्टेड प्रॉब्लम है भारत में। जो भारत की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बाहर नहीं मिल सकती आपको घर में हेल्प, स्टाफ, आपको ब्लिंकिट की डिलीवरी, कुछ नहीं है वहाँ पे। वेस्टर्न सोसाइटीज़ बहुत डिसेंसिटाइज्ड है, सेंसिटिव नहीं है वो। इंडियन सोसाइटी इज़ वेरी सेंसिटिव। व्हेन निर्भया हैपेंड, बाहर के देश में एप्स्टीन फाइल्स बाहर आया, क्या हुआ? डोनाल्ड ट्रंप अभी भी अध्यक्ष है, ही स्टिल द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कोई प्रोटेस्ट कर रहा है? फ्रिंज कोई प्रोटेस्ट कर रहा है? अगर भारत में ऐसा हुआ होता तो लोग सड़कों पे आ जाते, लोग तो जला देते। जब आप वहाँ पे पढ़ी, आपने ग्रेजुएट किया वहाँ से, तो क्या डिफरेंस पाया एजुकेशन में? वन ऑफ द किंग हेनरी, उन्होंने पाबंदी लगाई थी 300 साल तक शुरू किया था कि इंग्लैंड के बच्चे बाहर नहीं पढ़ सकते हैं। तभी जाके ऑक्सफोर्ड जो है नंबर 1 विश्वविद्यालय में कन्वर्ट हो पाया। इंडिया के बेस्ट माइंड्स जो हैं इन यूनिवर्सिटीज़ को ऊपर ले जाने में अपना सहयोग देते हैं। हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, सम ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स आर इंडियन। अगर हमने इस बात को 10 साल के लिए भी प्रैक्टिस किया कि 10 साल तक कोई भी बाहर नहीं जाएगा, तो हमारे विश्वविद्यालय उनको ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से आगे जाने में कौन रोक सकता है? अगर हम नालंदा तक्षशिला को बचा पाते तो बात कुछ और होती। नमस्कार, जागरण मंथन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ स्मृति रस्तोगी। आज हमारे साथ मंथन पर बातें करने के लिए अगेन एक बहुत खास चेहरा है, रश्मि सामंत, जिनको रश्मि ऑक्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। इनके बारे में इंट्रोडक्शन देने की अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत शॉर्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन ये है कि 2021 फरवरी में शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट यूनियन। उसके बाद जो पूरा किस्सा हुआ कि 6 दिन के अंदर शी हैड टू रिज़ाइन। बहुत सारे प्रेशर थे, लेकिन द फेदर विच शी हैज़ पुट इन आवर हैट इज़ कमेंडेबल, अप्रिशिएबल। Rashmi, thank you so much for coming on the show. Namaste Smriti ji, thank you so much for having me on your show. This is a long time coming and आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप आज के कई मुद्दों पे बातचीत कर रहे हैं एंड आई थिंक इसकी ज़रूरत भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में बोला कि रश्मि ऑक्सफोर्ड रश्मि ऑक्सफोर्ड, ये आपका मुझे लगता है सोशल मीडिया पे भी दिस इज़ व्हाट यू हैव पुट योरसेल्फ, बिकॉज पीपल नो यू बाय दिस नेम। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ जी, एक ये भी मुझे स्टोरी बताइए। और ये जो ऑक्सफोर्ड का जो 6 दिन का जो पूरा टेन्योर था, फिर इतना बैकलैश हुआ आपके पुराने पोस्ट, क्यों आपको रिज़ाइन करना पड़ा, इसके पीछे एक स्टोरी है। अ लॉट ऑफ रेसिज्म की बात करनी इस वक्त बहुत ज़रूरी है, जो अभी फ़िलहाल अभी कुछ टाइम पहले जो दिल्ली में हुआ अगेंस्ट आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, वो इससे रेलिवेंस करेगा कि भारतीय कहीं भी हो वो भारतीय है। रेसिज्म हर फॉर्म में एक बहुत ही डिमीनिंग एक एक्शन है किसी के भी अगेंस्ट, किसी भी ह्यूमन के अगेंस्ट। रेसिज्म का सामना आपको करना पड़ा, बैकलैश पुराने आपके जो सोशल मीडिया पे पोस्ट थे उसकी वजह से। फिर कैंसल कल्चर, हिंदुत्व का एजेंडा लेने के लिए भी आपको बहुत कुछ फेस करना पड़ा। मुझे रश्मि ऑक्सफोर्ड की ये जर्नी के बारे में बताइए। तो ये काफ़ी फ़नी है। रश्मि इन ऑक्सफोर्ड मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है
और ये मैंने तब बदला था जब मैं ऑक्सफोर्ड में छात्र संघ का चुनाव लड़ रही थी, तो तभी मैंने उसको चेंज कर लिया था। तब एमिली इन पेरिस का फर्स्ट सीज़न आया था, तो तब वो बहुत प्रसिद्ध था। अभी हालांकि सब उसको गाली दे रहे हैं, पर तब तो सब देख रहे थे, अब भी शायद सब देख रहे हैं पर आगे से गाली दे रहे हैं। तो इस चक्कर में मैंने उसको चेंज कर लिया था। उसके तुरंत बाद मेरा अकाउंट वेरीफाई हो गया। उसके बाद आई एम नॉट एबल टू चेंज माई यूज़र नेम, क्योंकि इंस्टाग्राम रिफ्यूजेस टू हैव इट्स ऑफिस इन इंडिया and have a help center. So I think many people face this challenge, and digital laws or protection can be a debate in its own, कि कैसे ये जो वेस्टर्न जायंट्स हैं ये इंडिया को कैसे एज अ मार्केट ट्रीट करते हैं, पर उस मार्केट को वो सम्मान नहीं देते हैं. सो दैट्स व्हाई आई एम स्टिल स्टक विद रश्मि इन ऑक्सफोर्ड. मैं उडुपी से हूँ. उडुपी एक बहुत सुंदर शहर है. इसे मंदिरों का शहर भी माना जाता है भारत का. दक्षिण की ओर है. कर्नाटक और केरल के जो बिल्कुल बॉर्डर है उसी के आसपास है. मेरी जो पूरी बचपन है वो वहीं पे बीती. मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जो बड़े शहर में पैदा होके बड़ी हुई, पर माँ बाप छोटे शहर से है इसीलिए कहने के लिए कहते हैं, क्योंकि आज की डेट में तो कुछ भी कह दो लोग मान जाते हैं. तो मैं हूँ ही एक छोटे शहर से. मैं वहीं पे पैदा हुई. वहीं पे मैंने जो अपना स्कूलिंग किया, अपनी मैंने 11th एंड 12th किया. मैंने अपनी अंडर ग्रेजुएट डिग्री भी वहीं से की. आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर. जब मास्टर्स की बात आई तो हो सकता है कि मैं छोटे शहर से हूँ, पर मुझ में हमेशा जो एक एम्बिशन है वो रहा है. आई विल नॉट शाई अवे फ्रॉम इट. बचपन में मुझे पढ़ना बहुत पसंद था. और छोटे शहरों में जो है तारे बहुत साफ दिखते हैं, ये मैं बहुत ऑफन कोट करती हूँ. इसलिए मुझे लगता है कि हर बड़ी जो कहानी है वो छोटे शहरों से शुरू होती है. छोटे शहरों में छोटी सोच और छोटी महत्वाकांक्षाएं नहीं होती है, बहुत ऊंची और बड़ी होती है, क्योंकि वहाँ पे जो एक नॉइस है वो बहुत कम होता है. वहाँ केओस बहुत कम होता है, तो एक क्लैरिटी भी होती है. तो मुझे हमेशा से था कि मैं कुछ बड़ा करूं. जब मैं 8 साल की थी तो बर्थडे पे लोगों को टॉयज़ मिलते हैं, लड़कियों को डॉल्स मिलती है. मुझे तो बुक्स मिलते थे क्योंकि सबको पता था कि ये बहुत पढ़ती है. तो मुझे किसी ने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी थिसॉरस गिफ्ट किया था. ये तो दिस इज़ अ प्री इंटरनेट रेवोल्यूशन एरा. के बारे में शायद आज के बच्चों को इतना पता भी नहीं होगा. होती क्या थी. तो वो एक पूरा सेट आता था जिसमें डिक्शनरी है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सबकी एक पूरी फ्रेजेस. इतना ब्यूटीफुल वो बुक होती थी ना, वो बहुत प्राइड के साथ कैरी करते थे. ये यू आर टॉकिंग अबाउट लेट 90s, अर्ली 2000. आई एम टॉकिंग अबाउट मिड 2005. तब इंटरनेट था लेकिन मैं जो बात कर रही हूँ जो हम लोगों को दी गई थी वो 1997, 1998. वो बहुत प्राइडली उस वक्त ये चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव, डिक्शनरी बहुत एक्सपेंसिव होती थी. यू आर राइट. और हम जब भी किसी वर्ड को ढूंढते थे तो उसके 2 वर्ड ऊपर और 2 वर्ड नीचे भी सीख लेते थे, जिससे हमारी वोकैबुलरी बढ़ जाती थी. तो ये भी एक पूरी आदत रहती थी तब. तो आई हैड अ थिसॉरस, और वो थिसॉरस ऑक्सफोर्ड प्रेस का ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी था. तो मैंने पापा को ऐसे ही पूछा था कि ये ऑक्सफोर्ड क्या है. तो पिताजी ने बोला था कि ऑक्सफोर्ड एक नंबर 1 विश्वविद्यालय है आज की डेट की, और ये ऑक्सफोर्ड नाम के एक शहर में है, यूनाइटेड किंगडम में. तो बच्चों में क्या है, जिद होती है ना कि मैं ये बन जाऊंगी, वो बन जाऊंगी, यहाँ से पढ़ूंगी. तो मैंने पापा को बोला था कि नहीं मैं तो ऑक्सफोर्ड से पढ़ूंगी पापा, आप देख लेना. आई थिंक अलॉन्ग द वे जब हम छोटे होते हैं तो हम में ऑडेसिटी होती है बड़ा सोचने की, बड़ा करने की. जब हम बड़े होते हैं तो हम डिसल्यूजन हो के हम कहीं किसी बक्से में फिट होने की कोशिश करते हैं, और हम अपनी महत्वाकांक्षाओं को कम करते हैं. हम अपने आप को रिजेक्ट करना शुरू कर देते हैं. फॉर सम रीज़न आई नेवर डिड दैट. आई वॉज ऑलवेज ओवर कॉन्फिडेंट एंड ऑडेशियस. तो जब मेरी अंडरग्रेड डिग्री ख़त्म हुई तो मैं अंडरग्रेड के लिए भी अप्लाई करना चाह रही थी, पर छोटे शहरों के स्कूलों में ना करियर काउंसलिंग होती है. आज की डेट में तो होती है, पर तब तो कोई करियर काउंसलिंग नहीं थी, इंटरनेट पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था. तो जो बड़े शहर के बड़े परिवार के लेगेसी बच्चे थे, सिर्फ उन्हीं के पास ये सब सुविधाएं होती थी. तो मुझे पता भी नहीं था कि अप्लाई कैसे करते हैं अंडर ग्रेजुएट डिग्री के लिए बाहर, स्पेशली ऑक्सफोर्ड. तो पोस्ट ग्रेजुएट तक मुझे इतनी सूझबूझ आ गई थी. मैंने कुछ इंटर्नशिप्स अब्रॉड भी कर लिए थे पेड. तो मुझे इतनी थोड़ी समझ आ गई थी कि ये कैसे नेविगेट करना है. मैंने एक प्रोफेसर को अपना बोला था कि मुझे तो इतना मतलब आई वांट टू डू माय मास्टर्स, आई वांट टू डू इट फ्रॉम वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ अब्रॉड, एंड दैट इज़ ऑक्सफोर्ड. तो आई थिंक along the way I've also had mentors who've been very supportive, who've not discounted or rejected me. उन्होंने भी बोला चलो करो अप्लाई.
स्मृति जी, यू वोंट बिलीव, मैंने वेबसाइट पे अप्लाई ऑक्सफोर्ड पे प्रेस किया और जो पूरा एप्लीकेशन फॉर्म है उसे मैंने भरा और सबमिट किया बिना किसी एक्सपर्ट ओपिनियन के, बिना किसी असिस्टेंस फ्रॉम दीज बिग कंपनीज दैट डू करियर काउंसलिंग और हेल्प यू विद योर एप्लीकेशन फॉर लैक्स ऑफ रुपीज़. इट वॉज़ वेरी डू इट योर सेल्फ. उस ज़माने में तो फ़ोन की बिल भरने से भी पहले हम 4 लोगों को फ़ोन करते थे टू आस्क कि कैसे क्या करते हैं. AI तो बहुत दूर की बात थी तब. या इंटरनेट पे इतनी इन्फॉर्मेशन भी नहीं होती थी. दिस वाज द प्री पॉडकास्ट रेवोल्यूशन, प्री इंटरनेट यूट्यूबर रेवोल्यूशन. तो इतना ओपन इन्फॉर्मेशन था ही नहीं. इन्फॉर्मेशन वाज वेरी इट वाज वेरी क्लोज्ड एंड इट वाज वेरी एलिटिस्ट. अभी तो बहुत डेमोक्रेटाइज हुआ है, अभी एंट्री बैरियर कम हुआ है. तब तो एंट्री बैरियर बहुत ज़्यादा था. Not too long ago, I'm talking 2019, 2020, entry barrier was massive. In 6 years we have done more than the past 500 years. तो I feel कि ये था, तो मैंने बस ऐसे अप्लाई किया. I had applied to 2 other universities as well, जहाँ की एक्सेप्टेंस आ गई थी. नेदरलैंड्स में एक और यूरोप में एक और. तो माँ ने तो कह दिया था कि वाई डोंट यू गो, अब एक्सेप्ट करो, गो देयर, डू योर मास्टर्स. मैंने बोला नहीं, आई एम ओनली गोइंग टू डू इट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड एंड नोवेयर एल्स. एंड मैंने दोनों को रिजेक्ट कर दिया. और मेरी माँ इतनी, मतलब शी वॉज सो एंग्री एट मी. शी वॉज लाइक कि एम्बिशन होना अच्छी बात है, पर यू हैव टू एक्सेप्ट सेकेंड बेस्ट, थर्ड बेस्ट रियलिटी. एंड माँ कहती थी कि तुम क्या करोगी. मैं बोला मैं यहीं पे रहूँगी, मैं कुछ बिजनेस शुरू कर लूँगी, मैं ये करूँगी, वो करूँगी. शी वॉज सो फ्रस्ट्रेटेड. And that year the admission process was also delayed. तो हमें normally end of February तक 2020 आ जाना चाहिए था. Acceptance आया नहीं. तो it was March. I was getting increasingly frustrated कि आगे क्या. And lo and behold I get an email. And email में, so normally I've seen acceptance emails, 2 acceptance emails I've seen. वो normally congratulations को पहले लिखते हैं, फिर बाद में सब लिखते हैं. इस ईमेल में द फर्स्ट वर्ड वाज थैंक यू फॉर योर एप्लीकेशन. तो मुझे लगा कि रिजेक्शन आ रहा है. बट व्हेन आई रेड द होल ईमेल, इट वाज them accepting me to one of the best universities in the world and at the moment. And it was a great feeling. I was crying, howling. In fact मेरे पिताजी को इतनी हैरानी हुई कि उन्होंने पूछा कि आजकल तो बहुत स्कैम हो रहा है ना. जो मैडम बनी थी प्रोफेसर हार्वर्ड में, वो तो थी नहीं प्रोफेसर हार्वर्ड में. तो तुम देख लेना कि कहीं स्कैम तो नहीं हो रहा है तुम्हारे साथ. somebody is not trying to और साउथ में जो बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान भी बहुत ज़्यादा दिया जाता है. इक्वली लाइक इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, नो जेंडर बायस, लेकिन पढ़ाई पर बहुत जोर दिया जाता है एज कम्पेयर टू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया. So I come from Udupi, which is the most literate district in all of Karnataka. Correct. It is known for giving 100% results in 10th, 12th, highest marks in 10th, 12th, जो state की rankings में आती है. And my district has 1071 females per 1000 men. So you realize कि महिलाओं की क्या प्राथमिकता है. And it is a temple town. So you see the correlation of civilizational ethos with women empowerment. कि कैसे जब हम अपनी civilizational roots को हम preserve करेंगे, तो हम अपनी जो सोसाइटी को है उसे भी हम संभाल पाएंगे, हम अपनी आर्थिक व्यवस्था को भी संभालेंगे. क्योंकि our per capita income is twice the national average. And our district GDP is $6 billion. Which is unimaginable. So I mean, getting back, so I got in and I moved to Oxford, लेकिन रश्मि, ऐसा क्या हुआ कि आपकी पॉपुलैरिटी 2020 में you land in your dreamy kind of a place जहाँ पे आपने you have always thought कि मैं ऑक्सफोर्ड में पढ़ूंगी. लेकिन what worked as your popularity, क्योंकि वो फिरंगियों को आप पीछे छोड़ते हुए उस स्टूडेंट यूनियन का आप फेस बन जाती हैं.
आई डोंट नो हाउ इट इलेक्शन हैपेंड। जीत जाती हैं आप। मैंने 3 महीने बाद इलेक्शन लड़ा आफ्टर गेटिंग इनटू तो ऑक्सफोर्ड। what was the reason behind your popularity? The क्या other काम किया? students have been around for 3 years जिन्होंने मेरे खिलाफ लड़ा, and they were all very popular. They were all college presidents, जो छोटे छोटे बड़े बड़े कॉलेज है उनके प्रेसिडेंट थे। तो कॉलेज प्रेसिडेंट बन के यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट बना, इट वाज लाइक अ प्रोग्रेशन ना, कि काउंसलर बनो, एमएलए बनो, एमपी बनो, सीएम बनो, फिर ऐसी अचानक वाली। से भारत के एक छोटे से कस्बे से एक लड़की आती है और वो ये इलेक्शन चुनाव जीत जाती है। So it was very interesting. I think ऑक्सफोर्ड की जो एक डार्क रियलिटी ये भी है कि इट इज़ मेड फ्रॉम द ब्लड मनी ऑफ कॉलोनाइजेशन। अगर आप ऑक्सफोर्ड के किसी भी कोने में जाओगे, यू विल सी सेलिब्रेशन ऑफ कॉलोनाइजेशन एज अ पॉजिटिव एक्सपीरियंस फॉर इंडिजिनस पीपल। उनकी सिलेबस ये कहती है, दे जस्टिफाई इट एज दो दे डिड सम फेवर ऑन अस, कि उन्होंने हमें कपड़े पहनना सिखाया, बात करना सिखाया, खाना खाना सिखाया। सो इट अ वेरी वेरी स्टार्क sort of a reality. तो आई गो देयर, आई रियलाइज ऑल ऑफ दिस कि ये तो सब हंकी डोरी तो नहीं है जो हम सोचते थे, कि पता नहीं यहाँ पे क्या इंटेलेक्चुअल चर्निंग हो रही है। टॉप 1% ऑफ द ब्रेन्स हैव सच बैड आइडियाज, एंड इट्स नॉट दैट उनको पता नहीं है, उनको पता है, बट दे आर प्रिटेंडिंग टू बी asleep. So the intellectual dishonesty that I saw stemming from greed and the sort of race to get ahead by cheating, not by your own merit, ये मुझे बहुत खलना शुरू हुआ। एंड आई थॉट कि आई शुड टॉक अबाउट डीकॉलोनाइजेशन, और मैंने इस जो मुद्दे पे अपना पूरा कैंपेन शुरू किया। डीकॉलोनाइजेशन, मेंटल हेल्थ, क्लाइमेट जस्टिस एंड कोविड रिलेटेड प्रोविजंस फॉर स्टूडेंट्स। आपने ऐसा कुछ एक LGBTQ जो कम्युनिटी है उसके लिए भी आपने कुछ बोला था? मैंने बोला था, सो ट्रांस स्टूडेंट्स आर डिस्क्रिमिनेटेड इन द एकेडमिक सेटिंग। तो ऐसे बहुत केसेस थे ऑक्सफोर्ड में जहाँ पे ट्रांस स्टूडेंट्स को उनके PhD एडवाइजर्स ने बहुत कुछ बुरा बोला, जिसकी वजह से उनको अपना कोर्स से ड्रॉप आउट लेना पड़ा। एंड इन कमिंग फ्रॉम इंडियन कम्युनिटी, हमारे यहाँ किसी का जन्म होता है तो हम ट्रांस कम्युनिटी को अपने घर में बुलाते हैं, उनको सेलिब्रेट करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। वी डिस्ट्रीब्यूट मनी एंड स्वीट्स इन दैट कम्युनिटी, एंड देयर ब्लेसिंग्स आर कंसिडर्ड टू बी ऑस्पिशियस इन आवर कम्युनिटी। तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट से वहाँ आई थी। जो जेंडर डिबेट है स्मृति जी, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हर किसी की कॉन्टेक्स्ट अलग है। आज हम ग्लोबलाइज्ड बन गए हैं वर्ल्ड में, तो हमें लगता है कि जो सारे मूवमेंट्स है एक ही तरह बन रहे हैं, क्योंकि सारे मूवमेंट्स की जो एस्थेटिक है वो एक बन गई है। लाइक द क्लाइमेट जस्टिस मूवमेंट अराउंड द वर्ल्ड, इट इज़ वेरी एस्थेटिकली सेम, बी इट इंडिया और यूरोप और अमेरिका। सो पीपल misconceive that movements have all become one because we are a globalized world. No. The context, cultural nuance and the stake are all very different. It is very different to protest in a healthy democracy vis-a-vis in an authoritarian government. Of course, globalization and this sort of similar aesthetics of movements have enabled us to have a megaphone on our issues. It gives us a megaphone and a shield in some cases. But you shouldn't misconceive that कि इसकी वजह से सारे नुआंसेस एक है। हमारी कॉन्टेक्स्ट बहुत अलग होती है, हमारी थिंकिंग बहुत अलग होती है। हम वसुदैव कुटुंबकम बोलते हैं, बाकी लोग तो नहीं बोलते हैं। वी थिंक ऑफ ट्रांस कम्युनिटी इन अ सर्टन वे, the other people don't think of them in the same way. So that was also part of my my manifesto. You can see it in my on the internet. So I was talking about decolonization, I was talking about the trans community, I was talking about all of this from an Indian civilizational ethos which holds them in high regard and respect, not from this Western labeled gender movement, feminist movement, climate justice movement or decolonization movement. It was a very rooted in reality, rooted in Indian civilization, one of the oldest in the world. So that was the context, that intention. But I applied it to the Oxonian context कि यहाँ पे trans community को you treat them badly. मतलब आप इंडियन ईथोस लेकर के एक ऐसे न्यू लैंड में आप वो इंडियन ईथोस को जिनको अप्लाई कर रहे थे, आप बताना चाह रहे थे, समझाना चाह रहे थे, जिनका वो माइंडसेट या जिनकी वो कंडीशनिंग थी ही नहीं, but I wasn't saying that we do this in India so you do it here.
I was just saying this is a problem. I was explaining it in Western jargon. I was saying it is problematic that trans people are being treated this way in the academic setting just because of their identity. We shouldn't do this. I didn't say India में हम ये करते हैं इसीलिए हमें यहाँ करना चाहिए. You know, because it's pointless to bring in Indian politics into, it's a student election end of the day and you have to treat it like one. फिर उसके बाद क्या हुआ? आप चुनाव जीतती हैं और आप इसीलिए चुनाव जीती. So you know the entry, the issue was so special and different. ये जो पूरा मुद्दा था वो इतना अलग और इतना एक तरह से अलग था सबसे, क्योंकि बाकी सब लोग वही चीज़ों पे बात कर रहे थे और मैंने कुछ एक नया मुद्दा ला दिया और ये एक तरह से नाटकीय नहीं था कि आप कुछ चीज़ लोग कनेक्ट कर पा रहे थे कि हाँ ये बहुत रॉ, बहुत ऑर्गेनिक एक पॉइंट्स हैं जो ये लड़की के अंदर ऑडेसिटी है, गट्स है कि उसके बारे में बात कर रही है. और वहाँ पे आज की डेट में आप एक जो बहुत, लेकिन आपको क्योंकि स्टूडेंट्स में क्या होता है, बहुत जल्दी अग्रेशन बहुत होता है, तो वहाँ पे आपको जब आप कैंपेनिंग कर रहे थे तो आपको कोई कैंपेनिंग के दौरान कभी इन पॉइंट्स को लेकर के बैकलैश का सामना नहीं करना पड़ा? हुआ. एक स्टूडेंट ने ये बोला कि आप डीकोलोनाइजेशन की बात क्यों कर रही हो, क्योंकि ये तो पॉजिटिव एक्सपीरियंस था, सकारात्मक एक चीज़ था ग्लोबल साउथ के लिए, आप लोगों का तो उद्धार हुआ इसकी वजह से. एक स्टूडेंट ने तो ये बोला, एक छात्रा ने ये बोला कि आपको तो कोई वोट ही नहीं देगा इन मुद्दों पे. रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा आपको इसके दौरान? हमारी जो पूरी चुनावी प्रक्रिया है इसमें हम लोग वाद विवाद का एक पूरा सेटिंग रहता है कि बहुत सारे डिबेट्स होते हैं जहाँ पे सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो एक पटल पर आते हैं. तो वहाँ पर भी बहुत रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हुआ. तो जो मॉडरेटर्स होस्ट होते थे वो पहले पूछते थे कि आपका नाम ऐसे ही बोलना है, तो रश्मि बोलते थे. इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, इतना मुश्किल नहीं है पाश्चात्य देश वालों के लिए रश्मि बोलना. बाकी भारतीय नाम कठिन हो सकते हैं. पहले तो ठीक बोला, पर जब बोलने की बारी आती थी तो वो डिलिबरेटली मेरे नाम को मोड़ देते थे. क्या बोलते थे? कुछ भी बोलते थे, कुछ भी, जस्ट टू मॉक यू, मतलब आपका मजाक उड़ाने के लिए, आपको डिमोरलाइज करने के लिए. और इससे कि लोगों को नाम रजिस्टर भी ना हो, क्योंकि अगर आप किसी को किसी को अगर आप चुनाव में किसी को वोट दे रहे हो तो उनका नाम भी तो आपके दिमाग में रजिस्टर होना चाहिए. जब आपके नाम को ही उन्होंने पूरा मरोड़ दिया तो लोगों को याद कैसे रहेगा. और हमारी डिबेट्स ऐसी होती है कि पहले एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, सारे कैंडिडेट्स अपने आंसर्स देंगे, तो 1 2 3 ऐसे प्रक्रिया में चलती है. तो मेरा कभी नंबर ही नहीं आता था. फिर कोई कैंडिडेट बोलता था कि अरे उसको तो नहीं पूछा, तो पूछो, हीरो बनने के लिए सबके सामने ना. तो ऐसी सब चीज़ें चलती थी. फिर जब आप ये चुनाव जीतती हैं, अब आपको पता था आप ये चुनाव जीत जाएंगे? मुझे तो ये पता था या तो गो होम और गो हाई और गो होम. तो फिर आप ये चुनाव जीतती हैं, तो उन लोगों को जो आपके ऑपोजिशन में जो बच्चे स्टूडेंट्स खड़े हुए थे, जो फिर उनका क्या रिएक्शन था? देखिए, जिन्होंने मुझे वोट दिया वो भारतीय मूल के थे के नहीं थे, भारतीय मूल के थे, अफ्रीका के थे, साउथ अमेरिका के थे, जिनको ये बात समझ आ रही थी कि मैं क्या बोल रही हूँ. पर जो मेरे खिलाफ थे वो एक माइनॉरिटी थी. पर अक्सर हम देखते हैं दुनिया भर में कि ये जो एक वोकल माइनॉरिटी और एक ये जो मेजॉरिटी है, जो एक बहुत ही साइलेंट मेजॉरिटी है, इसका एक डिफरेंस होता है. साइलेंट मेजॉरिटी ने मुझे वोट दे के जिता तो दिया, पर ये जो वोकल माइनॉरिटी है उसने उसी दिन से मेरे खिलाफ लिखना शुरू कर दिया. उन्होंने मेरे जो पुराने इंस्टाग्राम के पोस्ट थे उसे खोजना शुरू किया कि अभी हम कुछ तो, क्योंकि आप किसी के खिलाफ ऐसे ही तो नहीं बोल सकते हैं ना. आप किसी के खिलाफ कैंपेन करने के लिए आपको कुछ तो ढूंढना पड़ेगा, सुई तो ढूंढनी पड़ेगी आपको कोई. तो मेरी तो इंस्टाग्राम हमेशा से पब्लिक थी, तो उन्होंने ढूंढना शुरू किया. तो 5-10 साल पहले वो गए, है ना, तो बहुत नीचे तक गए और उन्होंने ऐसे ऐसे मुद्दे उठाए स्मृति जी, अगर आप उन मुद्दों को देखोगे तो वो मुद्दा ही नहीं है. मैं होलोकास्ट मेमोरियल गई थी बर्लिन में, जो यहूदियों का एक मेमोरियल है. तो मैंने उस फोटो पे लिखा था कि दिस मेमोरियल कास्ट्स अ हॉलो रिफ्लेक्शन ऑफ पास्ट एट्रोसिटीज़, रिफ्लेक्टिंग ऑन इट गिव्स अस द पावर टू मूव ऑन होपिंग फॉर अ बेटर फ्यूचर. जो एक बहुत ही संवेदनशील एक गुहार है कि बहुत बुरा हुआ इनके साथ. और आप जब ऐसी जगह जाते हैं तो इसके अलावा आप पोस्ट और क्या करेंगे? आप संवेदनशीलता के साथ ही बोलेंगे. तो उन्होंने बोला कि उस सेंटेंस में आपने लिखा है दिस मेमोरियल कास्ट्स अ हॉलो, तो दिस इज अ पन.
अ फिगर ऑफ स्पीच कॉल्ड पन, तो आप इतने एक सीरियस इशू पे आपकी फिगर ऑफ स्पीच पन कैसे हुआ? वाई यूजिंग अ पन? देयर इज नथिंग रॉन्ग इन यूजिंग अ पन। इसके अलावा और क्या हुआ? तो उन्होंने मुझे एंटी सेमिटिक बोल दिया कि मैं यहूदियों के खिलाफ हूँ, हो। ऐसे बोल दिया। देखिए, एंटी सेमिटिज्म इज डिफाइंड, इसकी एक पूरी एक लीगल डॉक्यूमेंट है कि आप ये करोगे ये करोगे ये करोगे तभी वो एंटी सेमिटिज्म है। आप किसी को भी एंटी सेमिटिक नहीं बोल सकते हो। यहूदी इसमें बहुत ही अव्वल है, वो किसी को भी इसे हाईजैक करने नहीं देते हैं, पर इन्होंने उसके बावजूद भी उस चीज़ को पकड़ा और बोला कि ये एंटी सेमिटिक है। था ही नहीं। ऐसे होता है ना कि फुल स्टॉप कहीं और आ गया, उसको बोल दो ग्रामर नाजी और बोल दो तुम तो हिटलर के ये हो क्या। somebody says grammar Nazi, you just tell them कि अरे तुम तो हिटलर के सपोर्टर हो। नहीं, it is just a figure of speech। तो उन्होंने ऐसे करना शुरू कर दिया। और आपको पता है कि मीडिया में डिस्टॉर्शन कैसे चलता है, तो उन्होंने लिख दिया, स्टूडेंट न्यूज़पेपर्स में लिखना शुरू कर दिया। पहले तो कन्फेशन पेजेस पे शुरू किया, जो रूमर मॉन्गरिंग होता है, अनोनिमस रूमर मॉन्गरिंग, वहाँ से स्टूडेंट न्यूज़पेपर के टाइटल्स आते थे, प्रेसिडेंट इलेक्ट अक्यूज्ड ऑफ एंटी सेमिटिज्म। उस पूरे आर्टिकल में ये नहीं लिखा है कि क्यों उसे ऐसे बोल रहे हैं, ये लिख रहे हैं कि इसको अनकंफर्टेबल लगा, उसको अनकंफर्टेबल लगा, वो कह रहा है कि ये एंटी सेमिटिक है। आपको पता है कि मीडिया डिस्टॉर्शन चलता कैसे। अगर आपको किसी को विलिफाई करके उसका सत्यानाश करना है, आप उसको कुछ भी बोल सकते हो। ये जब ये हो रहा था तो कितना स्ट्रेसिंग था आपके लिए? क्योंकि अभी अभी तो आप चुनाव जीते थे, मतलब दैट इज़ अ यू वर ऑन अ हाई, मतलब आपने कुछ ऐसा करके दिखाया है जो भारतीय मूल के लोगों के लिए, भारत के लिए एक गर्व का विषय है। लेकिन उसी के साथ साथ ये भी चीज़ एक बैकग्राउंड में चल रही है जो कॉन्स्टेंटली आपको बॉदर कर रही है। Was it stressful? कितना stressful? It was so stressful that I stopped eating. I was constantly vomiting कि ये चल क्या रहा है। एंड स्मृति जी, आई थिंक इट वाज आल्सो बिकॉज कि मैं बहुत ही आइडियलिस्टिक थी। वो इसीलिए नहीं था क्योंकि मैं किसी हाई पे थी। मुझे लगा कि इस दुनिया में अगर आप गलत करोगे आपको गलत बोलेंगे, सही करोगे तो सही बोलेंगे। अब सही करके कोई आपको गलत नहीं बोलेगा। तो जब मैं सही कर रही थी और मुझे लोग गलत कह रहे थे, तो वो एक तरह से मुझ में वो एक सेंस ऑफ जस्टिस था कि मैं कैसे इनको समझाऊं कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। मुझे तब ये नहीं पता था, वो 21 वर्ष की रश्मि को ये नहीं पता था कि ये लोग सोने की एक्टिंग कर रहे हैं, ये लोग जगे हुए, इनको पता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, ये बस मुझे उलझा के मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन 6 दिनों के दौरान ऐसा होता है कि आप परेशान होती हैं, ये कांस्टेंट ये बिकरेंगे, ये जो पूरा कैंपेनिंग है चल रही है, फिर फाइनली 6th डे आप रिज़ाइन कर देती हैं। इट वाज द आई थिंक 11th डे। मैंने रिज़ाइन इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं परेशान थी। उन्होंने मेरे खिलाफ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस चलाया कि इसकी वजह से हमारा रेपुटेशनल डैमेज हो रहा है। ये नहीं बोला यूनिवर्सिटी का रेपुटेशन डैमेज हो रहा है। उन्होंने ये नहीं बोला कि लेट्स डू एन इन्वेस्टिगेशन कि ये सही है या नहीं। और यूनिवर्सिटी को भी नहीं लगा कि इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है। ये भी नहीं, देखिए प्रायोरिटी बहुत अलग होते हैं ना। लोग ये नहीं जताना चाहते हैं कि कोई सही है या गलत, वो उस आदमी की तब तक बलि चढ़ा देंगे जब तक वो सेफ है। दिस वर्ल्ड इज़ वेरी सेल्फिश। और ये चीज़ ना यूनिवर्सिटी भी नहीं आना चाहती थी उस फिक्स में, उस स्पॉट में कि नहीं, पर दुनिया ही बहुत खुदगर्ज है। ये हम जो पढ़ते हैं कि अच्छा करो अच्छा होगा, आपको कभी लगा नहीं कि आपको कभी एक्सप्लेन करना चाहिए? क्योंकि वो स्पॉट तो बच जाता आपका। मतलब फर्स्ट टाइम एक इंडियन चेहरा, वो भी महिला का चेहरा, वो इतने रिप्यूटेड कॉलेज, मतलब यहाँ पर भी स्टूडेंट यूनियन का जब चुनाव जीत जाते हैं भारत में, वो भी एक सेलिब्रेटरी मूवमेंट होता है, तो वो तो आप एक ऐसी कंट्री में जा कर के बैठे जिन्होंने 200 साल हमारे ऊपर राज किया, वहाँ के आप स्टूडेंट यूनियन का चेहरा बनते हैं। कभी लगा नहीं कि मैं सॉरी बोल दूँ या अपोलोजाइज कर दूँ, या इंस्टेड ऑफ अपोलोजाइजिंग एंड सेइंग सॉरी मैं अपना एक्सप्लेन करके अपना स्पॉट तो बचा लूँ? देखिए, एक्सप्लेन करने की भी तो एक होती है ना कि मुझसे कमेंट्स मांग रहे थे सारे स्टूडेंट आउटलेट्स। मैंने 1-2 में अपने कमेंट्स दे भी दिया था, मेरा जो डिफेंस है, पर दे वर पिकिंग एंड चूजिंग व्हाट गेट्स पब्लिश्ड। पूरा मेरा स्टेटमेंट वो पब्लिश नहीं कर रहे थे। एंड सेकेंड ऑफ ऑल, क्योंकि मैं एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थी यूनियन की, तो मुझ पे पाबंदी थी कि मैं बिना इजाज़त के कुछ ना बोल सकती हूँ, बिकॉज मेरी जो हर स्टेटमेंट है इट रिप्रेजेंट्स द यूनिवर्सिटी एंड द यूनियन। तो मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच पे भी पाबंदी थी कि जब तक तुम इलेक्टेड हो तुम कुछ बोल नहीं सकती हो। तो बहुत सारे रूल्स हैं जो
कन्वीनियंटली इन्वोक किए जाते हैं किसी को रोकने के लिए। अगर आप ब्रिटिश साम्राज्य का पूरा एडवेंट देखोगे, उन्होंने भी तो यही किया, ऐसे ऐसे रूल्स वो लेके आते थे जो एक करेक्ट सिचुएशन पे उसे इन्वोक करते थे। तो ये छल कपट का दुनिया है, वहाँ पे सीधे साधे लोगों का कुछ होता नहीं है। और मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं कोई बड़ी सीधी सादी हूँ, मैं 21 वर्ष की थी। 21 वर्ष की हर कोई छात्र छात्रा सीधी सादी ही होती है, क्योंकि उनमें इतनी वो लोक ज्ञान आता नहीं है कि दुनिया बहुत तिरछा है, ये आप में वो होता नहीं है, यू डोंट अंडरस्टैंड दैट। सो आई हैड अ बैन ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच, आई कुडंट पुट माई स्टेटमेंट्स आउट। एक दो बार जब मैंने किया तो मुझे टोका गया, और एक दो बार जब मैंने किया तो उन्होंने भी सिलेक्टिवली उसे कैरी किया। और तीसरी बात यह है कि मैंने रिज़ाइन इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं परेशान थी, मैंने रिज़ाइन इसलिए किया क्योंकि उन्होंने मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया। टू वोट समबडी टू प्रेसिडेंसी, सारे छात्र छात्राओं को वोट करने का हक मिलता है, 26,000 हमारे स्टूडेंट्स जो हैं। पर जब किसी को उतारना होता है तो उस मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस में सिर्फ कॉलेज के प्रेसिडेंट्स वोट करते हैं, 45+ कॉलेजेस के प्रेसिडेंट्स वोट करते हैं। उनके लिए तो इंसेंटिव है ना कि ये हट जाएगी तो हम खुद बनेंगे अब प्रेसिडेंट, और मैं तो इतनी अमीर नहीं हूँ कि मैं इन सबको घूस दूँ कि मेरे खिलाफ वोट मत करो। आई स्टिल कम फ्रॉम उडुपी, तो अगर मैं किसी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या किसी किंग की बेटी होती, जो कि मेरे सारे कोलीग्स वही थे, किसी प्रिंस की बेटी है, कोई प्रिंसेस है, कोई किसी राजघराने की ये है, ऑक्सफोर्ड में यही माहौल है, वहाँ पे बहुत सारे जो लेगेसी एलीट किड्स हैं वो रहते हैं। तो इतना तो मेरे पास कुछ था नहीं कि मैं इन सबको कुछ दूँ कि मैं इनको मेरे खिलाफ ये करूँ। आई हैड नथिंग टू ऑफर टू देम एक्सेप्ट माई ऑनेस्टी, और ऑनेस्टी की वैल्यू जो है वो 0 से भी कम है। तो आई न्यू कि दे आर गोइंग टू किक मी आउट, सारे 45 जो लोग हैं वो मुझे मेरे खिलाफ वोट करेंगे। तो आई थॉट इट्स बेटर टू बी वाजपेयी इन दैट सिचुएशन। तो मैंने एक स्पीच दिया एंड आई रिजाइंड। बट आफ्टर रेजिग्नेशन आई फॉट बैक, आई स्पोक टू मीडिया। मैंने अपने सोशल मीडिया पे भी लिखना शुरू किया कि ये गलत है। मैंने एक पुस्तक भी लिखा, क्योंकि मैंने तब जान लिया था कि जब तक आप अपनी कहानी खुद नहीं लिखोगे, जब तक शेर अपनी कहानी लिखना खुद नहीं सीखेगा, तब तक हर कहानी शिकारी को ही बेहतर बताएगा। तो ये मैंने जान लिया था। तो देन आई फॉट बैक। फिर यूनिवर्सिटी को बहुत परेशानी हुई, उसके बाद यूनिवर्सिटी को इंटरनल इन्वेस्टिगेशन शुरू करना पड़ा। तो जिन जिन लोगों ने मेरे खिलाफ चीज़ें बोली उन पर पाबंदी लगाई गई, उनमें से एक आध प्रोफेसर्स भी जो थे जिनको हटाया गया। तो ऐसी सब जो थी चीज़ें हुई। आई ग्रेजुएटेड इन 2021। बट डू यू थिंक कि आपको जस्टिस मिला? देखिए, जस्टिस भी बहुत ब्लैक एंड वाइट होता है। मैं कर्म में विश्वास करती हूँ। मुझे इतना पता है कि मेरा जो कर्म है वो मुझे प्रोटेक्ट करेगा, और हो सकता है कि मैं डायरेक्टली जस्टिस ना देख पाऊँ, पर किसी ना किसी तरह से उनको तो उनकी करनी की भुगतान भरनी पड़ेगी। एक और बात रश्मि हमेशा से कही जाती है, भारत में आप पेट्रियार्कल माइंडसेट की बात लोग करते हैं, क्योंकि फेमिनिज्म की अब बात पिछले कुछ वर्षों से बहुत ज़्यादा होने लग गई है, होनी भी चाहिए, क्योंकि ये मैंने इंटरनेशनल वुमेंस डे पे भी यही चीज़ बोली थी कि भाई 1000 साल का एक इन्वेजन का पीरियड रहा है, कि पहले दिल्ली सल्तनत, फिर मुगल्स और फिर ब्रिटिश आ जाते हैं। तो एक ये पीरियड रहता है जिसमें जो हमारे जो बेसिक मूल्य थे जो भारतीय कल्चर के, वो कहीं ना कहीं धूमिल हुए हैं। लेकिन ये पेट्रियार्कल माइंडसेट विदेश में भारत से ज़्यादा रहा है, क्योंकि हमारे तो इतिहास में कहीं पर भी नहीं लिखा गया। इतिहास की मैं बात करूँ तो वेदों की, पुराणों की, उपनिषदों की बात कर रही हूँ, कहीं पर भी ये नहीं लिखा गया कि महिला पुरुष से कहीं भी कम है। दोनों को बराबर का ही सम्मान और स्टेटस दिया गया है सोसाइटी में। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत कुछ रहा है रीज़न कि वो चेंज होते होते इस लेवल पर आया है कि हमको फाइट करना पड़ रहा है। लेकिन ये पेट्रियार्कल माइंडसेट विदेश में बहुत होता था, यहाँ तक कि ब्रिटेन में ये बहुत ज़्यादा, यूके में बहुत ज़्यादा रहा है ये मेल डोमिनेंस और महिलाओं को बांध करके रखना, उनके ऊपर हुकूमत जमाना। ऐसे में जब एक महिला, वो भी भारतीय, वहाँ पे आती है, तो आपको लगता है कि आपने वो जो पूरा माइंडसेट था उस पेट्रियार्कल सोसाइटी का, आपने उसको सामने से चैलेंज कर दिया कि भारत पे तो हमने डोमिनेट किया था, वहाँ की तो महिलाएं इतनी वीक, जो माइंडसेट बना हुआ है। अब वो ऐसी महिला, आपको लगा कि एज अ फीमेल, एज अ वुमन, यू हैड टू फेस द बैकलैश?
स्मृति जी, आई फील दैट आई वुड लाइक टू करेक्ट यू। मुझे लगता है कि भारतीय संस्कृति में समान पद नहीं देते हैं महिलाओं को, शक्ति को जो है उच्च पद देते हैं, समान पद तो बिल्कुल नहीं देते हैं। और ये जो पेट्रियार्की है ये इम्पोर्टेड प्रॉब्लम है भारत में, प्रॉब्लम है पर ये इम्पोर्टेड प्रॉब्लम है और ये ग्लोबलाइज्ड प्रॉब्लम है पेट्रियार्की। जैसे कि हमेशा ये भी बात होती है कि लोग क्वेश्चन करते हैं, जी आपका तो ऐसा माइंडसेट है भारतीय जो सोसाइटी का कि आप सती प्रथा करते हैं, आप पर्दा प्रथा करते हैं, आप हस्बैंड विडो जब एक महिला हो जाती है तो उसके आप उसको बॉल्ड कर देते हैं। लेकिन आप उसको पढ़िए तो उसके पीछे हम क्यों ये चीज़ कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही वो चीज़ सही कर रहे हैं, मैं ये कह रही हूँ क्यों कर रहे हैं, क्यों किया हमने, कब हुआ that is very necessary context, but I think as a principle that was never there. It's very funny, बहुत ही एक funny बात है कि ऑक्सफोर्ड 1000 साल पुराना विश्वविद्यालय है। 100 साल पहले तक वहाँ पे महिलाओं को पढ़ने की इजाज़त नहीं थी। Until 1921 there were no women at Oxford। तो जब मैं वहाँ पे छात्रा थी 2021 में, जब मैंने छात्र संघ का चुनाव लड़ा, तो वो 100 वर्ष की सेलिब्रेशन थी ऑफ वुमेन एट ऑक्सफोर्ड। आप इसी से देख सकते हो कि महिलाओं को वो किस नज़रिए से देखते हैं। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताइए रश्मि, जो ऑक्सफोर्ड में आपने पढ़ाई की, जो एक कॉन्सेप्ट बना, एक नैरेटिव है कि वो वन ऑफ द प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड, जब आप वहाँ पे पढ़ी, आपने ग्रेजुएट किया वहाँ से, तो क्या डिफरेंस पाया एजुकेशन में ऑक्सफोर्ड की और यहाँ की, क्या है? अगर आप हिस्ट्री देखेंगे, ऑक्सफोर्ड को जब वन ऑफ द किंग्स स्टार्टेड गिविंग पेट्रनेज, तो ऑक्सफोर्ड बहुत ही ख़राब यूनिवर्सिटीज़ में माना जाता था यूरोप में, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज। इनफैक्ट इंग्लैंड के सारे बच्चे पेरिस जाते थे पढ़ने के लिए, फ्रांस जाते थे। तब किंग हेनरी ने, वन ऑफ द किंग हेनरीज, उन्होंने पाबंदी लगाई थी 300 साल तक शुरू किया था कि इंग्लैंड के बच्चे बाहर नहीं पढ़ सकते हैं। तभी जाके ऑक्सफोर्ड जो है नंबर 1 विश्वविद्यालय में कन्वर्ट हो पाया। तो आपको कॉन्टेक्स्ट सीखना बहुत ज़रूरी है। नालंदा तक्षशिला हमारे पास था, अब नहीं है। तो आज की कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो ऑफ कोर्स ऑक्सफोर्ड इज़ नंबर 1, कैम्ब्रिज इज़ नंबर 2, यस आई एग्री विद दैट। पर कॉन्टेक्स्ट ये है कि उन्होंने ब्रेन ड्रेन को फोर्सिबली स्टॉप किया था। इंडिया के बेस्ट माइंड्स जो हैं इन यूनिवर्सिटीज़ को ऊपर ले जाने में अपना सहयोग देते हैं। हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, सम ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स आर इंडियन। इनके सारे जो कंपनीज है बाहर, सम ऑफ द बेस्ट माइंड्स आर इंडियन। वो इसीलिए है क्योंकि हम यहाँ पे फोर्स नहीं करते हैं कि आप बाहर नहीं जा सकते हैं, हम किसी को फोर्स नहीं करते हैं कि आपको यही पढ़ना है। अगर हमने इस बात को 10 साल के लिए भी प्रैक्टिस किया कि 10 साल तक कोई भी बाहर नहीं जाएगा, तो हमारे विश्वविद्यालयों को ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से आगे जाने में कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। तो दैट इज़ ए। दूसरी बात यह है कि बहुत ज़्यादा पैसा स्पेंड किया जाता है। जो ऑक्सफोर्ड का बजट है, हमारा जो एक एंडाउमेंट है, वो 6 बिलियन पाउंड्स का है। 1 पाउंड इज़ 100 रुपीज़। और इतना बजट शायद ही भारत के सभी यूनिवर्सिटीज़ की कुल मिलाकर है। तो जब आप किसी भी चीज़ में पैसा लगाते हो, समय लगाते हो, पाबंदियाँ लगाते हो, तो ऑब्वियसली वो एक सिस्टम जो है बहुत क्रिएट हो जाता है। तो दैट इज़ द रियलिटी। इंडिया में हमारी अब स्थिति इतनी नहीं है क्योंकि हम इतने लुट गए इतने साल कि उस सब पैसे से ऑक्सफोर्ड बना। अगर वो पैसा हमारे पास होता और अगर हम उसे किसी यूनिवर्सिटी में लगाते, या अगर हम नालंदा तक्षशिला को बचा पाते तो बात कुछ और होती। रियलिटी यही है कि हमारे पास आज ना नालंदा है ना तक्षशिला है। हमारे पास जो यूनिवर्सिटीज़ है वो ठीक है, अच्छा कर रही है, अपने स्तर से तो बहुत ऊपर कर रही हैं कि अब उनके पास जो सुविधा है उससे तो बहुत अव्वल कर रही हैं। पर जो पाबंदियां हैं इसे हमें फिक्स करना चाहिए। हमें एज ए सोसाइटी ये नहीं कहना चाहिए कि जो बाहर है वही सही है, पर हमें ये भी नहीं कहना चाहिए कि जो हमारा है वो अभी जो है वो अव्वल है। वो नहीं है अव्वल, पर हम वो लोग हैं जो अव्वल थे और अव्वल बन सकते हैं, क्योंकि हम में वो क्षमता है मेरिटोक्रेसी की, एक्सीलेंस की और आगे बढ़ने की, बिना किसी को छल कपट से पीछे ढकेले। रश्मि, आपने एक किताब लिखी जो अपनी अ हिंदू इन ऑक्सफोर्ड, ये किताब आपने बोला कि जब आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करें थे उस दौरान ही इस किताब को आपने लिखा।
क्यों चाहती हैं आप कि लोग ये किताब आपकी पढ़ें? हिंदू शब्द से मैं शुरू करना चाहूँगी। मैंने कभी अपने आप को हिंदू बता के वहाँ का चुनाव नहीं लड़ा था। उन्होंने बोला कि ऑक्सफोर्ड इज़ नॉट रेडी फॉर अ हिंदू प्रेसिडेंट, तो मुझे लगा कि वो इस आइडेंटिटी को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, और उन्होंने 1000 साल तक वही किया। उन्होंने हमारी महत्वाकांक्षा, हमारी आइडेंटिटी को तोड़ा। उन्होंने हमारी आइडेंटिटी को इतना हीन बनाया अपनी लेखनी, अपनी जो पूरी एकेडमिक स्ट्रक्चर है उससे, कि हम एज ए ह्यूमन सेल्फ कॉन्फिडेंट ना हो और हम चीज़ों को करने में क्षमता ना रखें, क्योंकि आगे जाके किसी चीज़ को बनाने में वो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो होना बहुत ज़रूरी है। उसे उन्होंने तोड़ा। दिस ब्रोक द स्पाइन ऑफ द इंडियन कम्युनिटी। तो इसीलिए मैंने ये पुस्तक लिखा, क्योंकि मैंने अपने आप को तो हिंदू नहीं बोला। आपने बोला कि ऑक्सफोर्ड इज़ नॉट रेडी फॉर अ हिंदू प्रेसिडेंट। आपने बोला कि मेरी हिंदू आइडेंटिटी जो है वो खराब है। दे सेड दैट आई कम फ्रॉम कोस्टल कर्नाटका, और कोस्टल कर्नाटका हिंदुत्व का जो हॉटबेड है, इसीलिए ये शी इज़ नॉट केपेबल ऑफ बीइंग ऑक्सफोर्ड प्रेसिडेंट। आपने मुझे स्टीरियोटाइप बनाया। तो मैंने इसके अराउंड भी लिखा है। पर मुझे इसलिए भी लगता है कि ये किताब पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि घर छोड़ के ही घर की महत्वता है वो आपको पता चलता है। मैंने घर छोड़ा, मैंने दुनिया देखा, मुझे घर की जो एक खूबी है, महत्वता है, वो पता चली। मैं नहीं चाहती कि कोई और इस पूरे एक्सपीरियंस से गुजरे कि वो कल जाके ये बता पाए। आई वॉज़ वेरी लकी कि मुझे ना डिप्रेशन हुआ, ना सुसाइडल थॉट्स आए, और मेरी जो परिवार है, मेरा घर जो है, एवरीबडी वाज सपोर्टिव। पर हर बच्चे के साथ ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि ऐसे सिचुएशंस में वो बहुत डिफीटेड हो जाए। ऐसे बहुत होता भी है। बहुत सारे बच्चे जो है वहाँ बुली होते हैं, मारे जाते हैं। देयर आर डिसअपीयरेंसेस एंड किलिंग्स ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स विच आर अनएक्सप्लेन्ड इन यूएस, कैनेडा। अनरिपोर्टेड बट नॉट वेरी मच इन द मीडिया। अभी भी बहुत हो रहा है। अभी हाल ही में आई थिंक प्रिंसटन या किसी यूनिवर्सिटी में हुआ, जो बच्चा आईआईटी मद्रास का पढ़ा हुआ है, बहुत ही स्मार्ट बच्चा है। तो ऐसी सारी चीज़ें हो रही हैं। मैं बहुत ही एम्पावर्ड थी और लोगों ने मेरा सहयोग दिया, तो मैं इसे लड़ पाई। तो मैं चाहती हूँ कि सारे बच्चे और सारे जो पोषक हैं, जो अपने बच्चों को बाहर भेजना चाहते हैं, वो एक बार पढ़े और जाने कि ये जो दुनिया है, ये जो पाश्चात्य देश है, वो क्या है, इसकी हकीकत जाने और उस हिसाब से अपने डिसीजंस ले। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बाहर मत जाओ अगर आपको एक्सपोजर लेना है, पर इसलिए मत जाओ क्योंकि आपको लगता है कि भारत हीन है। हाँ, और भारत में पढ़ाई बाहर ही खराब है, सबसे अच्छा है। क्योंकि जब तक आपकी जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट है वो इंटैक्ट है, जब तक आप जिंदा हो, तभी आप दुनिया देख पाओगे। आज आप देखो दुबई की क्या हालत हो रही है। नो अमाउंट ऑफ मनी कैन गेट यू आउट ऑफ दुबई राइट नाउ। जब तक आप जिंदा हो, जब तक आप फ्री हो, तभी आप आबाद हो। आपको लगता है जब ऐसी सिचुएशन होती है, जब कहीं पे फंस जाते हैं, जब ईरान में कोई फंस गया, इजराइल में कोई फंस गया, या यूक्रेन में कोई फंसा हुआ है, या रशिया में कोई फंसा है, तभी उनको अपने भारतीय होने का एहसास होता है, तभी ऐसा लगता है नहीं हमारा भारत कई मायनों में बेटर है, या एक माइंडसेट हो गया है कि नहीं यहाँ पे सर्वाइवल देश में बड़ा मुश्किल है, तो बाहर से ही पढ़ाई करो, बाहर ही सेटल हो जाओ। देखिए, भारत रहते ये मेंटालिटी होती है कि बाहर जाओ, बाहर ही सब अच्छा है। बाहर जाके 1-2 हफ्ते में ही सबकी जो है हकीकत सबको पता चल जाता है। आना नहीं चाहते हैं, आ नहीं पाते हैं, क्योंकि जाने के लिए वो इतना बड़ा लोन लेते हैं यहाँ पे, जो इंडिया में रह के आप भर नहीं सकते हो। इसीलिए फिर वो अपनी हकीकत के साथ समझौता कर लेते हैं। जो आ पाते हैं सब वापस आ जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो वापस आ चुके हैं, पर जिन्होंने वो एक पूरा लोन ले लिया, वो अपने हकीकत से कभी समझौता नहीं कर पाएंगे कि वो वापस आए और अपने लिए यहाँ पे कुछ करें। बाहर जाके ही आपको चीज़ें पता चलती हैं। मैंने किताब इसलिए भी लिखा है क्योंकि लोगों को इसके बारे में कॉन्शियसनेस भी नहीं है। आप लोगों को कोस नहीं सकते हो, क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि हकीकत क्या है। मुझे भी तो यही लगता था कि ऑक्सफोर्ड नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, वहाँ से डिग्री लेने से मेरा कुछ बहुत अच्छा होगा। हुआ है मेरा बहुत अच्छा। वो एक्सपोजर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर आज भी पूछोगे वुड यू हैव डन दैट डिग्री, यस आई वुड हैव डन दैट डिग्री, बट आई वुड बी मोर श्योर अबाउट कमिंग बैक टू इंडिया आफ्टर गेटिंग माई डिग्री। तो मुझे लगता है कि लोगों को हकीकत जानना ज़रूरी है। जैसे मुझे पता नहीं था, मैं बहुत नाइव थी,
आज की जो भारत की पॉपुलेशन वो भी बहुत नाइव है। जो दुनिया की पूरी प्रोपेगेंडा है कि पाश्चात्य देशों में ही जन्नत बसी हुई है, वो जो पूरा एक माइंडसेट है उसे तोड़ना ज़रूरी है। वो तभी टूटेगी जब लोग अपने एक्सपीरियंसेस को खुलकर बोले आके। लोग इसलिए भी नहीं कहते क्योंकि उनमें वो एक हीन भावता होती है कि अगर मैं ये बोलूँगा तो लोग मुझे जज करेंगे, क्योंकि भारत में कोई मानने को ही तैयार नहीं है कि मैं वापस इसलिए आना चाहता हूँ क्योंकि भारत बेहतर है। लोग ये कहना शुरू करेंगे कि वहाँ पे शायद उसकी कुछ बनी नहीं, दाल नहीं गली, उसको नौकरी शायद नहीं मिली, उसका वीज़ा शायद कैंसिल हो गया, उसको वहाँ पे शायद दिक्कत हो गई होगी, उसी में खोट है, वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाया, वो ही इज़ नॉट स्मार्ट इनफ टू सर्वाइव एंड बी इक्वल ऑफ वेस्टर्नर्स, ऐसे माना जाता है। आज भी जब मैं कहीं पर भी बैठी रहती हूँ और लोगों को इतना पता नहीं है कि मेरा बैकग्राउंड क्या है, वो पूछते हैं कि आपने पढ़ाई कहाँ करी, तो मैं बोलती हूँ कि ऑक्सफोर्ड से करी। आप रहते कहाँ हैं? मैं उडुपी में रहती हूँ। तो वो अक्सर पूछते हैं कि उडुपी में क्यों रहती हो भाई ऑक्सफोर्ड की डिग्री लेके? आई मेक मोर मनी देन एनीबडी विद एन ऑक्सफोर्ड डिग्री टुडे who's living in the की West. तरह देखते हैं ना, फेलियर की तरह देखते हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ी एक फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स वन साइड, बट दिस फेलियर, दिस परसेप्शन ऑफ फेलियर मगर मैं व्हेन यू रिटर्न टू इंडिया। हाँ, एक चीज़ मगर मैं आपको रश्मि कहूँगी, चलिए यू आर फॉर्चुनेट कि आप यहाँ पे अच्छा फाइनेंशियल आपने अपना सेटअप बना लिया, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो बाहर जितना कमा रहे हैं अपनी पढ़ाई करने के बाद जॉब में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, उतना पैसा वो भारत उनको शायद देने के लिए अभी तैयार नहीं है, या वो एक क्वालिटी ऑफ लाइफ जो वो बाहर देखते हैं, एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखते हैं, वो भारत में मिस करते हैं। स्मृति जी, इट्स द ऑपोजिट। जो भारत की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बाहर नहीं मिल सकती आपको। आपको घर में हेल्प, स्टाफ, आपको ब्लिंकिट की डिलीवरी, कुछ नहीं है वहाँ पे। एक और साइड है सर, क्योंकि हम महिलाओं के बारे में बात करें, अब जैसे कि यहाँ पे हमको 3 महीने की मैटरनिटी लीव मिलती थी, अब बहुत मुश्किल से 6 महीने की हुई है। प्राइवेट कंपनीज़ में 6 महीने की भी मैटरनिटी लीव, एक साइड है इसका, क्योंकि हम महिलाओं के विषय में बात कर रहे हैं। 6 महीने की भी जो मैटरनिटी लीव मिली है वो भी बहुत लड़ाई झगड़ा करके सिस्टम से को समझाने के बाद मिली है, लेकिन बाहर ऐसा नहीं है। बाहर आपको 1 साल की मैटरनिटी लीव मिल जाती है, आपको चाइल्ड केयर लीव मिल जाती है। इफ़ यू आर नॉट वेल, अगर कोई मेंटल आपका स्ट्रेस है या कोई सिचुएशन ऐसी है, आपको सबैटिकल भी कंपनी देती है। यहाँ पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है सबैटिकल का। बहुत सारे ऐसे पॉलिसीज़ हैं बाहर। मैं ये नहीं कह रही कि वो सही हैं, हम गलत हैं, लेकिन मैं कह रही हूँ कि वो जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग खोजते खोजते हमारे भारत के जो लोग हैं बाहर जाते हैं और वहीं पे सेटल होना चाहते हैं। क्या पता एक मन उनका यहाँ पे लगा हो, लेकिन जो ये सुविधाएं हैं उनकी लाइफ को ईज़ करने के लिए, वो इतनी इनफ हैं कि वो हाउस हेल्प या इस तरीके की चीज़ों को की तरफ झुकाव नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि अच्छा ठीक है, अगर मेरे घर, क्योंकि खाली मैं पूरी ज़िंदगी पढ़ूंगा ही नहीं, मैं नौकरी करूंगा, शादी करूंगा, बच्चे करूंगा। पेटर्निटी लीव का कॉन्सेप्ट है वहाँ पे। यहाँ पर पेटर्निटी लीव 5 दिन, हफ्ते भर, वहाँ पे अच्छे खासे पेटर्निटी लीव का कॉन्सेप्ट है। अगर किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो या किसी एम्प्लॉय को कोई दिक्कत है, आप कह सकते हो मेरे को बॉडी में ये इशू है, आपको सबैटिकल दे देंगे। पेड लीव का कॉन्सेप्ट है। स्मृति जी, आई विल ट्राई टू आंसर यू ऑन दिस। मैं ये नहीं कहूँगी कि वहाँ पे कुछ खोट है, सब कुछ खोट है और यहाँ पे सब कुछ अच्छा है। यहाँ पे भी कुछ चीज़ों में हम पीछे हैं, पर वहाँ पे इसीलिए मैटरनिटी पैटर्निटी लीव इतनी लंबी होती है क्योंकि वहाँ पे फैमिली का कॉन्सेप्ट नहीं है। वहाँ पे अ फैमिली इज़ जस्ट हस्बैंड एंड वाइफ। जो माँ बाप है वो बहुत दूर और अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ जीते हैं। यहाँ पे जो यंग कपल्स है उन्हें अपनी मगर एल्डरली पेरेंट्स की केयर करने की भी लीव का कॉन्सेप्ट है वहाँ पे। यहाँ पे जब भी एक बच्चा जन्म लेता है तो यू हैव योर मदर हेल्पिंग यू आउट, यू नानी नाना दादा दादी, सबकी एक जो कम्युनिटी का एक सेंस है वो है हमारे देश में। वो कम होते जा रहा है बिकॉज वी आर गेटिंग इनटू दैट कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज, इनटू स्मॉलर फैमिलीज। बट मेरे जो माता पिता हैं दे वर रेज्ड इन जॉइंट फैमिलीज। तो जब मेरी ताई जी, पापा की ताई जी, चाची ये सब बाहर रहते थे तो अदर्स वुड टेक केयर ऑफ देम एज देयर ओन मदर्स एंड as their own fathers. So I think that concept was there. There is a shift of context, स्मृति जी। अभी जैसे हमारी reality western बन रही है कि we are living in cities, which is again a western concept. We are living in nuclear families, which is again a western concept. Our laws are not keeping up with the reality of that.
we are metamorphosizing into a Western society. It is very unfortunate to say that, but that is the reality. So our laws are not able to keep up with it because somewhere we are still in transition of those values and a new reality. जो हमारे पुराने values थे कि जब भी कोई बच्चा पैदा होगा तो पूरी एक कम्युनिटी साथ आ जाती है, एक पूरा समाज साथ आ जाता है, बुआ, फूफा, फूफी, दादा, दादी, छोटे दादाजी, बड़े दादाजी, एक जो पूरी कम्युनिटी साथ आ जाती है, वो आज साथ नहीं आ रही है क्योंकि हमारी सामाजिक हकीकत जो है वो पाश्चात्य बन रही है. कहीं ना कहीं हमारे जो रूल्स और लॉज है वो उसके साथ कीप अप नहीं कर रही है क्योंकि अभी भी वो एक डिस्टॉर्शन है रियलिटी और पास्ट में. तो वो ब्रिज होना है, वो जब ब्रिज होगा तो ये बहुत ही पाश्चात्य बन जाएगा. तो आई थिंक दैट इज़ देयर. और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि बाहर जितना आप कमाते हो यहाँ पे आप शायद नहीं कमाओगे. बाहर आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है, बाहर की जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बहुत हाई है. अगर आप दूध भी लेने जाओगे 3 पाउंड 300 रुपीज़. यहाँ पे आप दूध लेने जाओगे 25 रुपये 30 रुपये में आधी लीटर आप ले सकते हो फ्रॉम रीजनल डेयरीज. 50 रुपीज़ इवन 50 रुपीज़ 300 रुपीज़ 6 टाइम्स मोर. तो 6 गुना अगर आपकी एक्सपेंसेस बढ़ी हैं तो आपको उस हिसाब से भी तो सैलरी मिलेगी. मगर ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि सेफ्टी सिक्योरिटी अब्रॉड में ज़्यादा है. ये एक नैरेटिव है कि वहाँ पे सेफ्टी का कॉन्सेप्ट, वहाँ पे पुलिस बड़ी मुस्तैद रहती है, बहुत एफिशिएंट रहती है, आप अकाउंटेबल रहती है, वहाँ पे सिस्टम बहुत अकाउंटेबल है. अनलाइक यहाँ पे, वहाँ पे जस्टिस का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो बहुत को लेकर के बहुत क्लैरिटी है. यहाँ सालों साल भारत में अगर कुछ हो जाता है तो जस्टिस के लिए कहाँ के दरवाजे खटखटाएं. मतलब ये कंपैरेटिव स्टडीज़ है, ये मैं अपनी बात नहीं बता रही हूँ, ये सारा रिटन में ये डेटा है. स्मृति जी, आई थिंक एक्सपीरियंस, मीडिया नैरेटिव, स्टडीज़ इवन जो आप कह रही हैं कि एकेडमिक स्टडीज़, ये सब डिस्टॉर्टेड है. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भारत में प्रॉब्लम्स नहीं है, बाहर भी इक्विवेलेंट प्रॉब्लम्स है. अगर आप लंदन में आज की डेट में मीम्स है इंस्टाग्राम में कि अगर आप फ़ोन यूज़ करना चाहोगे कहीं पब्लिक में तो सब फ्रेंड्स आपको घेर रहे हैं क्योंकि अगर आपने फ़ोन यूज़ किया इट विल बी स्टोलन, योर फ़ोन विल बी स्टोलन. मेरा खुद का दोस्त है जो कैफ़े में बैठा था, उसका बाहर के जो चेयर्स सीटिंग है उसका फ़ोन ये कर दिया, स्नैच कर लिया. उसके पास लैपटॉप है जिसमें वो आपकी एप्पल लोकेशन लाइव है. वो पुलिस के पास तुरंत गया और बोला कि ये लोकेशन है मेरे फ़ोन का, आप कुछ करो. पुलिस ने कुछ नहीं किया. दिस इज़ द रियलिटी, इट इज द रियलिटी. अभी मैं न्यूयॉर्क जा रही हूँ, अभी मैं न्यूयॉर्क जा रही हूँ, मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ. मैं न्यूयॉर्क जा रही हूँ. मेरी दोस्त ने बोला, इट्स माई फर्स्ट टाइम इन न्यूयॉर्क, मेरी दोस्त ने बोला अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत होगा तो तुम फायर स्क्रीम करना, फायर, रेप स्क्रीम मत करना. अगर तुम रेप बोलोगी तो कोई नहीं आएगा तुम्हें मदद करने. फायर बोलोगी तो सब इधर उधर देखना चालू करेंगे क्योंकि फायर से उनको भी तो खुद को हानि पहुंचेगी. यहाँ पे अगर समाज में किसी ने रेप चिल्ला दिया तो अभी सब लोग इकट्ठा होंगे, आपकी मदद करेंगे, आपको वहाँ से निकालेंगे. हमारी जो समाज में जो जागरूकता है वो वहाँ पे नहीं है, वो बहुत ही इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी है. ये हकीकत है. दिस इज़ अ कॉन्वर्जेशन आई हैड विद माई फ्रेंड बिफोर गोइंग टू न्यूयॉर्क कि रेप मत बोलना, अगर रेप हो रहा है तो फायर बोलना, तभी जाके लोग ये देखेंगे. मैं ये नहीं कह रही कि सभी लोग आएंगे मदद करने, लेकिन कोई तो आएगा, कोई तो आएगा. मुझे इतना पता है कि मुझे फायर तो नहीं बोलना पड़ेगा. मेट्रो में एक वीडियो है जो बहुत वायरल है कि किसी को बस में मार रहे हैं और सब लोग ऐसे बैठे हैं. कोई तो जाएगा इंडिया में उसको बचाने के लिए. सब तो नहीं जाएंगे, कोई तो जाएगा. इनफैक्ट मुझे लगता है कि मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं दिल्ली में बहुत सेफ हूँ, मेरे साथ यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, पर इक्वली मेरे साथ लंदन में भी कुछ भी हो सकता है, न्यूयॉर्क में भी कुछ भी हो सकता है. मैं लंदन में जब थी मैं जोन 1 में रहती थी. जोन 1 इज़ कंसिडर्ड द मोस्ट एलीट पॉश एरिया जहाँ पे कोई क्राइम्स नहीं है, ऐसे माना जाता है. एक लड़की जो उसी एरिया में रहती थी, शी वॉज मिसिंग, और 10 दिन बाद उसकी जो बॉडी है वो थेम्स में मिली और उसके साथ रेप हुआ था, बहुत गंदी चीज़ें हुई थी. वो ना मीडिया में ना आया ना ये आया क्योंकि वो जो सोसाइटी है, वेस्टर्न सोसाइटी बहुत डिसेंसिटिवाइज्ड है. रेप इज़ वेरी डिसेंसिटाइज्ड. रेप हैपन्स इवन इन यूनिवर्सिटीज़ बट इट इज़ रिटन ऑफ. देयर इज़ अ फेमस केस, अगर मैंने इसको अपने बुक में लिखा है,
in Daily Mail, we have a very famous club in Oxford called the rowing club. तो rowing वहाँ पे बहुत ही famous sport है, और we have one Oxford versus Cambridge competition every year which happens on the Thames River in London. बहुत मतलब celebrated known चीज़ है, यू नो, लाइक कॉमनवेल्थ गेम्स ऐसे हमारे लिए तो वही है. एंड क्योंकि ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज इतने एलीट है तो छोटी चीज़ भी बहुत बड़ी हो जाती है, सब उसे फॉलो करते हैं. तो वुमेन्स टीम की जो एक महिला है, शी कंप्लेन्ड दैट शी वाज रेप्ड बाय अ मैन ऑफ द मेन रोइंग टीम. बहुत ही फेमस केस है, ये डेली मेल में भी लिखा हुआ है. एंड वो शी वेंट डोर टू डोर खटखटाते हुए, शी वेंट टू द यूनिवर्सिटी, शी वेंट टू द कॉलेज, शी वेंट एवरीवेयर. शी वाज टर्न्ड अवे, she was turned away from filing anything. फिर she had to come out and speak to the media 1 year later on the day of the boat race, क्योंकि उस दिन बोलोगे तो तुम्हें मीडिया में कुछ तो वैल्यू मिलेगा, क्योंकि इट इज़ रिलेटेड टू दैट बोट रेस. शी हैड टू वेट अंटिल देन. और जब उसने ये बोला, शी ऑल्सो केम आउट कि मैंने जब ये इंटरनल कंप्लेंट्स शुरू किया था अपने कॉलेज में, तो एक प्रोफेसर ने बोला था, हु इज़ अ सीनियर प्रोफेसर एट ऑक्सफोर्ड, दैट गिव the men a few beers and they are out of control. Ha ha ha. You shouldn't take it to heart. This is what was said about rape. Western societies बहुत desensitized है, sensitive नहीं है वो. Indian society is very sensitive. When Nirbhaya happened, everybody was scarred. Everybody was aghast. सबको इतना मतलब पेन हुआ था. Connected. Everyone felt connected to the Everybody cause, felt to it. what the incident happened. सब connected feel बाहर के कर रहे देश थे. में एप्स्टीन फाइल्स बाहर आया. क्या हुआ? डोनाल्ड ट्रम्प अभी भी अध्यक्ष है, ही स्टिल द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, फ्रिंज कोई प्रोटेस्ट कर रहा है. अगर भारत में ऐसा हुआ होता तो लोग सड़कों पे आ जाते, लोग तो जला देते पार्लियामेंट को, क्योंकि यहाँ पे वो सेंसिटिविटी है. सिस्टम तो हमारा तो वेस्टर्न लेगेसी है ना. ये सेंसिटिविटी, ये इमोशनल कनेक्ट होना, ये बहुत जल्दी बरगलाया भी जा सकता है हमारे देशवासियों को, क्योंकि बहुत नाइवनेस क्या बात कि हम अभी भी भारत में जो लोग हैं वो नाइव हैं, वल्नरेबल हैं, और शायद यही एक रीज़न रहा है, मासूम है, और शायद यही एक रीज़न रहा है कि जो इन्वेजन लगातार हुए हैं और पाश्चात्य देश कुछ भी इनको बोल देता है कि आपकी सोसाइटी ब्रोकन है, आप रेप कैपिटल हो, तो हम लोग मान जाते हैं. हो सकता है कि यहाँ पे रेप हो, यहाँ पे भी दानव है, ऐसा नहीं है कि सभी यहाँ पे अच्छे हैं, पर हमारे देश में ज़्यादा अच्छे लोग हैं, लोगों में वो एक सहानुभूति है, लोगों में सेंसिटिविटी है, लोग आपके लिए खड़े हो जाएंगे, लोग आपकी मदद करेंगे. आज की डेट में अगर मैं भूखी हूँ यहाँ पे, तो मैं किसी भी मंदिर, साउथ के हर मंदिर में लगातार अन्नदान चल रहा है, सदियों से चल रहा है. नॉर्थ के इन्वेजन के कारण वो बंद हुआ. मैं कहीं पे भी गुरुद्वारे में जाऊं, मुझे अच्छा पौष्टिक खाना मिलेगा. कोई भी यहाँ पे भूखा नहीं है इस देश में. वहाँ पे व्हेन आई वाज इन इंग्लैंड तो मुझे खाना बनाना नहीं आता था, एंड ऑल्सो इट वाज वेरी एक्सपेंसिव. सो देयर हैव बीन मेनी डेज एंड मेनी स्टूडेंट्स हु हैव बीन हंग्री ऑल्सो. There is nothing to solve that. I would always fix something like a bread or something and figure it out. But वहाँ पे crisis अगर आपके दरवाजे पे आया ना, you can't survive. It is very, I think हमें जो चीज़ पता नहीं है ना, और हमें जो बताया गया है उसके बारे में, हम उसे बहुत ही आइडलाइज करते हैं, हम उसके बारे में बहुत ही ज़्यादा अपने अंदर ख्यालात रखते हैं. वही है कि इतने साल हो गए ना, ये मुझे लगता है रश्मि, अगर आप मुझसे अग्री करेंगे, क्योंकि हम शो ख़त्म करने वाले हैं, इस बात से अग्री करेंगे कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो एजुकेशन सिस्टम में है. अगर वो एजुकेशन सिस्टम फिक्स कर दिया जाता तो ये जो बहुत सारी जो एक नैरेटिव है भारत को लेकर के, वो बहुत कुछ नैरेटिव बदला हुआ होता. वी वुड हैव सेलिब्रेटेड बीइंग इंडियंस, लेकिन वो नहीं हुआ, क्योंकि वो नहीं करने दिया गया या नहीं कर पाए, क्योंकि एक सिस्टम, एक नैरेटिव चल रहा था जिसके चलते हम हर बार देखिए स्मृति जी, हमें आगे बढ़ने से सब रोकने ही वाले हैं. अब हमें एक्सक्यूजेस देने बंद करने चाहिए कि हमारे साथ ये हुआ वो हुआ इसीलिए हम ऐसे हैं. अब टाइम है कि हम सबको आगे बढ़ के ये बोलना चाहिए कि ये हुआ, पर हम ऐसा एक सिस्टम बनाएंगे
कि ये कभी होगा नहीं, और जो ये पूरा सिस्टम बर्बाद है यहाँ पे, इसे हम ठीक करेंगे। जब तक हम ठीक नहीं करेंगे, हम ये नहीं बोल सकते कि हमारे पास ये था वो था, हमने तो ये कभी किया नहीं और ये हमारी हिस्ट्री है, ये हम बोल नहीं सकते। सॉरी टू से दैट, एंड दैट इज़ वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई आई केम बैक टू इंडिया, क्योंकि मैं वहाँ बैठ के लिख तो सकती हूँ कि कितना वक्त लगेगा, पता नहीं स्मृति जी, आई डोंट नो कितना वक्त लगेगा, बट आई थिंक ये एक ही देश है जहाँ पे मैं, आप, जो हम ब्राउन स्किन्ड भारतीय लोग हैं, करी ईटिंग हिंदी स्पीकिंग, हाथ से खाना खाना पसंद हाथ करते का हैं, जो खाना पसंद करते हैं, हम सिर्फ इस देश में फर्स्ट क्लास सिटीजन हो सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन है, वी हैव टू मेक इट वर्क। हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। आज की डेट में जो पहले अमेरिका जाते थे, अब तो कितना उनके लिए डिफ़िकल्ट हो गया है, वीज़ा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उनको, ये कर देते हैं, दे किक देम आउट ऑफ द जॉब्स, 30 डेज़ में दे हैव टू फाइंड अ न्यू जॉब, 60 डेज़ में, वरना उनका वीज़ा एक्सपायर हो जाता है, दे हैव टू कम बैक टू इंडिया। इतने बड़े लोन्स हैं उनके पास, लटकती हुई तलवार है उनके गर्दन पे हर मिनट। जो दुबई में सेटल हुए कि भारत की तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत कम है, अरे जान नहीं रहेगी तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का क्या करोगे, अचार डालोगे? यहाँ तो ठीक है ना, फिर भी आपके पास पौष्टिक खाना है, आपका जो चावल है, दाल है, दही है, अचार है आपके पास। जान नहीं रहेगी तो अब बुर्ज खलीफा में रह के करोगे क्या? बुर्ज खलीफा भी तो अटैक हुआ है, उसके बगल वाली जो होटल है वो अटैक हुआ है, जो पाम जुमेरा आइलैंड्स के घर है वो अटैक हुए हैं। रह के क्या करोगे आप? तो आई थिंक आप फर्स्ट क्लास सिटीजन सिर्फ अपने घर में हो सकते हो। तो आपका घर भारत है, हालांकि भारत में बहुत इश्यूज हैं, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी है ना, क्योंकि आपका घर है, कोई और आके आपका घर नहीं बनाने वाला है। तो आपको ही अपना घर बनाना पड़ेगा, उसे उस लायक बनाना पड़ेगा कि आप ये बोलो कि यहाँ पे भी बुर्ज खलीफा है, यहाँ पे भी ये है, उसे उस लायक बनाओ। नहीं है, आज बहुत रीजंस है कि क्यों नहीं है, पर उसे आप एक्सक्यूज़ मत बनाओ कि अब नहीं है। आओ, अपने देश को योगदान दो और गाली देना बंद करो। गाली देना है कहीं और जाओ और सेकेंड क्लास सिटीजन बन के यू कैन सफ़र, सड़ो वहाँ पे। सिर्फ गाली देने से कुछ नहीं होने वाला है। दिक्कतें हैं पर घर आपका है, आप ही को इसे फिक्स करना है, और ये एक ही घर है हर किसी घर में आप किराएदार होने वाले हो, और वो किराए देने वाला आपको कभी भी वहां से उठा के फेंक सकता है। निकालेगा नहीं, फेंकवाएगा आपको। इंडिया में तो किराएदार को भी तो नहीं फेंकवा सकते हैं। यहाँ तो बहुत सारे लोग किराए पे आए हैं और रहते हैं यहाँ पे, तो बाय लॉ यू कांट किक आउट पीपल। यहाँ तो यू नो नोबडी इज अ सेकंड क्लास सिटीजन इवन इफ यू आर अ फॉरेनर, बट इन अदर कंट्रीज यू आर अ सेकंड क्लास सिटीजन द मिनट यू एंटर एंड टिल द मोमेंट यू डाई। ये हकीकत जानना बहुत ज़रूरी है। रश्मि, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके। आई होप आपको भी यू ऑल्सो एंजॉय दिस कॉन्वर्सेशन। आई एम श्योर जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी ये बातें, ये जो आज का डिस्कशन है वो बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग रश्मि। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्मृति जी, एंड थैंक यू फॉर द क्वेश्चंस, थैंक यू फॉर टेकिंग दिस इन दिस डायरेक्शन, एंड थैंक यू कि आपने ये एक पॉडकास्ट शुरू किया जिससे भारत के विविध जो एक तरह से वॉइसेस हैं, थॉट्स हैं, वो लोगों के बीच में आ सकता है। रियली नाइस हैविंग नोन यू एंड योर पॉडकास्ट। प्रयास यही है कि कुछ बदलाव लेकर के आया जाए। प्रयास यही है कि सही इन्फॉर्मेशन, सही नॉलेज लेकर के आपके सामने आए। प्रयास यही है कि क्रेडिबल चेहरों के साथ हर बार आपके सामने आऊँ। फिलहाल जागरण मंथन में इतना ही। नमस्कार।